विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री माइनर का सेकंड पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न। सेकंड जो माइनर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान या अनुपयुक्त रसायन शास्त्र के पांचों यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट यानी मध्य प्रदेश के कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो लेक्चर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। और विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न हम लेकर आए इन प्रश्नों को आपको पढ़ना अति आवश्यक है क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसमें से यहां से प्रश्न आने की भरपूर संभावना है या फिर हम कह सकते हैं 100% संभावना यहां से रहेगी। तो अब देर ना करते हुए मैं चल रहा हूं आपको लेकर पांचों यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो चलते हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चंस को देखते हैं। केमिस्ट्री माइनर पेपर सेकेंड अप्लाइड केमिस्ट्री अनुपयुक्त रसायन विज्ञान यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है हड़प्पा काल में स्वदेशी तकनीक। यानी कि देखें तो यहां पर हड़प्पा पीरियड की जो टेक्नोलॉजी है स्वदेशी तकनीक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नों को। अब प्रश्न ये आता है कि सर आप हमें प्रश्न तो बता रहे हैं पर इनके उत्तर हम कहां से ढूंढेंगे। तो विद्यार्थियों आगे आप बने रहिएगा, इनके आंसर भी आपको मैं बताऊंगा कि आपको आंसर कहां पर अवेलेबल हो सकते हैं। चलते पहले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता को शहरी क्रांति क्यों कहा जाता है? Why is the हड़प्पा सिविलाइजेशन रिफर्ड टू एज द अर्बन रिवॉल्यूशंस? तत्कालीन नगर नियोजन में प्रयुक्त स्वदेशी तकनीकी का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इंडिजियस टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड इन द टाउन प्लानिंग ऑफ द एरा। दूसरा प्रश्न जो आपको पढ़ना अति आवश्यक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उनके दैनिक जीवन को कैसे सुधारा? जल प्रबंधन के विशेष संदर्भ में इसको समझाइए। हाउ डिड द साइंटिफिक आउटलुक ऑफ द पीरियड पीपल्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंप्रूव देयर डेली लाइव्स? एक्सप्लेन विथ स्पेशल रेफरेंस टू वाटर मैनेजमेंट। तीसरा प्रश्न जो हमें पढ़ना अति आवश्यक है वो हड़प्पा काल से लेकर परवर्ती काल यानी लेटर पोट्री तक मृदु भांड कला के विकास का विश्लेषण करें। चौथा प्रश्न जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो इस प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न आपको कह रहा है मिट्टी के बर्तन बनाना रसायन विज्ञान का प्रारंभिक रूप था, इस कथन की पुष्टि करें। पोट्री मेकिंग वॉज द अर्ली फॉर्म द केमिस्ट्री सब्स्टिट्यूट दिस स्टेटमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है हड़प्पा काल के दौरान और उसके बाद धातु विज्ञान के ज्ञान को समझाइए। एक्सप्लेन द नॉलेज ऑफ द मेटलर्जी ड्यूरिंग द हड़प्पा पीरियड एंड द सब्सिक्वेंट एरा। छठा प्रश्न हड़प्पा वासियों को धातुओं के मिश्रण का कितना ज्ञान था? To what extent were the हड़प्पा knowledgeable about the alloying of metals? कांस्य निर्माण की प्रक्रिया और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। Highlight on the process of the bronze productions and its significance। सातवां प्रश्न हड़प्पा सभ्यता की भार मापन यानी वेट मेजरमेंट प्रणाली सटीकता और उसके स्टैंडर्डाइजेशन पर भी आपको उत्तर तैयार करना होगा। आठवां प्रश्न प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा जैसे लोथल में मेरे कपाल छेदन के प्रमाण के प्रारंभिक साक्ष्य का वर्णन कीजिए। नौवां प्रश्न रत्न निर्माण यानी ज्वेलरी मेकिंग और मनके बनाने की विधि यानी बीड मेकिंग में प्रयुक्त रासायनिक प्रक्रिया और पॉलिशिंग तकनीक का विस्तार से वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न हड़प्पा काल में रंगाई और प्राकृतिक रंग द्रव्यों के निर्माण के लिए किन स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग किया जाता था? 11वां प्रश्न प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इत्र यानी कि परफ्यूम और सुगंधित तेल बनाने की आसवन डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझाइए।
12वां प्रश्न, वुड्स स्टील क्या है? प्राचीन भारत में इसके निर्माण की प्रक्रिया और वैश्विक मांग पर एक आर्टिकल आपको तैयार करना होगा। 13वां प्रश्न, प्राचीन भारत में सोना, चांदी, पारा, टीन और सीसा यानी कि लेड के एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस और उसके टेक्निक्स को बताना होगा। 14वां प्रश्न, क्या हड़प्पा काल में बारूद यानी गन पाउडर और ग्लास यानी कांच के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं? इन सामग्रियों के ऐतिहासिक विकास क्रम को समझाइए। 15वां प्रश्न, ऐतिहासिक जैसे राजस्थान की जवार खदानें और आधुनिक मिल्चिंग और इलेक्ट्रोलाइटिंग विधियों के बीच में एक कंपैरेटिवली स्टेटमेंट या कंपैरेटिवली आंसर को तैयार कीजिए। प्राचीन भारत में जस्ता निर्माण यानी जिंक एक्सट्रैक्शन को विश्व गुरु भी माना जाता था, ठीक है, ग्लोबल लीडर भारत को माना जाता था, उसके बारे में भी आपको उत्तर तैयार करना होगा। 16वां प्रश्न, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, याद जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्न को। दिल्ली के लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर और कोणार्क के सूर्य मंदिर में लोहे की गडर्स का उदाहरण देते हुए उनकी रासायनिक संरचना और जंग रोधी होने के कारणों का विश्लेषण करें। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न, प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाली मूषा यानी क्रूशिबल या आसवन यंत्र डिस्टिलेशन अपरेटस का मॉडल तैयार करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्णन करें। तो विद्यार्थियों, ये पहले यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया। पहली यूनिट के हमने यहां पर ये टोटल 17 प्रश्नों को देखा, तो इन प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा। अब हम चल रहे हैं यहां से यूनिट 2 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन यानी चिकित्सा का रसायन विज्ञान। उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं एक छोटे से प्रोसेस की तरफ, एक प्रक्रिया बता रहा हूं जहां से आपको इन जो प्रश्न बताए जा रहे हैं स्क्रीन पर वह प्रश्नों के उत्तर को देख सकते हैं। तो मैं आ रहा हूं सीधे स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन पे जब मैं आ रहा हूं तो आपको जाना होगा आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में। जब आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां पर आपको आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन सर्च करना होगा जिसका नाम है SPEED, स्पेस देके लिखना होगा LEARN। ये लिख दिया, उसके बाद इसको सर्च करने का है। जैसे सर्च करेंगे वैसे इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। सर्च करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके मोबाइल के 10 नंबर उसके अंदर ऐड करना होंगे, डालना होंगे। 4 अंकों का OTP आएगा, वो डालना होगा। तो उसके बाद में इस तरीके से एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। उसमें आपको यहां पर BSc फर्स्ट ईयर, क्लास 12 हिंदी मीडियम, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, भारत बोर्ड, ऐसे आपको वहां पर अलग अलग सेगमेंट दिखेंगे। उसमें आपको जाना होगा BSc फर्स्ट ईयर में। जैसे आप जाएंगे तो यहां पर BSc फर्स्ट ईयर MDC केमिस्ट्री का भी आपको कोर्स अवेलेबल है। माइनर केमिस्ट्री का पहला पेपर और माइनर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर फर्स्ट ईयर का अवेलेबल है। मात्र 51 रुपए में 51 रुपीज चार्ज करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं कि आपको यहां पर क्या क्या अवेलेबल होगा। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और यहां पर जैसे आप जाएंगे तो 51 रुपए जैसा आप पेड करेंगे तो आपको 5 यूनिट के नोट्स आपको अवेलेबल यहां पर हो जाएंगे। तो 5 यूनिट के नोट्स आप यहां पर पढ़ सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं वापस चल रहा हूं आपको अपने यूनिट सेकंड की तरफ, जहां से मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ ले चलता हूं। जिससे मैं आपको बता देता हूं हड़प्पा काल में स्वदेशी तकनीक, ये यूनिट जो है, जैसा आप इसको यहां पर बाय करेंगे तो इस ऑप्शन पे जाकर पेमेंट करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो जैसे यहां पर ओपन करेंगे तो ये ओपन इस तरीके से हो जाएगा। चलो मैं आपको वापस ले चलता हूं उसी जगह जहां से हम बात कर रहे हैं, टॉपिक को डिस्कस करें, चिकित्सा का। तो विद्यार्थियों हम चल रहे हैं यहां से यूनिट नंबर 2 की तरफ, और यूनिट नंबर 2 का जो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है वो कह रहा है कि सामान्य रोग और उनके प्रमुख कारणों जैसे जीवाणु, विषाणु और जीवन शैली का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल कॉमन डिसीज एंड देयर प्राइमरी कॉजेस सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। दूसरा प्रश्न है दर्द निवारक दवाओं की कार्यप्रणाली क्या है? व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ पेन रिलीविंग मेडिसिन्स? नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक के बीच में आपको डिफरेंस पढ़ना होगा।
तीसरा प्रश्न है एंटीबायोटिक जो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती है उनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन। चौथा प्रश्न है एंटीबायोटिक प्रतिरोधी यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है और ये आधुनिक चिकित्सा के लिए एक चुनौती क्यों है। पांचवा प्रश्न है ज्वरनाशी दवाएं शरीर के तापक्रम को कैसे नियंत्रित करती हैं। हाउ डू एंटीपायरेटिक मेडिसिन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। एक्सप्लेन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ पैरासिटामोल। पैरासिटामोल के उदाहरण के साथ में समझाइए। छठा प्रश्न मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को ठीक करने के अवसाद रोधी दवाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ एंटी डिस्प्रेटेड मेडिसिन इन रिस्टोरिंग द बैलेंस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विद इन द ब्रेन। सातवां प्रश्न उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले विभिन्न औषधि वर्ग जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स या मूत्रवर्धक की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस क्लासेस मेडिसिन सच एज द बीटा ब्लॉकर्स एंड डायबिटिक यूज्ड इन द कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। आठवां प्रश्न रक्त के थक्का को बनाने से रोकने में थक्का रोधी दवाओं का क्या महत्व है। हृदय रोगों के संदर्भ में इनके इंपोर्टेंस को समझाइए। नौवां प्रश्न अस्थमा और श्वसन संबंधी विकारों में ब्रोंकियोडायलेटर्स वायु मार्गों को कैसे फैलाते हैं, इनके कार्य करने की विधि को स्पष्ट करें। 10वां प्रश्न टीकाकरण की रासायनिक और जैविक अवधारणा क्या है। व्हाट आर द केमिकल एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरलाइनिंग वैक्सीनेशंस। 11वां प्रश्न शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनो सिस्टम को तैयार करने में टीकाकरण की भूमिका का वर्णन करें। 12वां प्रश्न अमाशय की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने की केमिकल प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन के द्वारा समझाइए। 13वां प्रश्न मूत्रवर्धक दवाएं शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालने में कैसे मदद करती हैं, किडनी पर इनके इफेक्ट को समझाइए। 14वां प्रश्न किसी दवा के शरीर में प्रवेश से लेकर बाहर निकालने तक की प्रोसेस एडीएमई यानी एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। 15वां प्रश्न शरीर के विभिन्न अंगों तक दवाओं के पहुंचने यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। 16वां प्रश्न यकृत में दवाओं के मेटाबॉलिक एक्टिविटी और किडनी द्वारा उनके उत्सर्जन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यहां पर मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूं जो मैकेनिज्म है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, मतलब हमारे शरीर के अंदर दवाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो जो ये डायग्राम है उसको रिप्रेजेंट करता है, ये हम यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए डायग्राम आपको बता रहा है, यहाँ पर एक्टिवेशन ड्रग इन्फ्यूजिंग पंप होता है, अल्टरनेशंस ऑफ ड्रग टारगेट्स होता है, ठीक है ना, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग ऑफ एंजाइम होता है और एंटीबायोटिक्स वाला सिस्टम होता है। तो इस तरीके से पूरा एक सिस्टम कार्य करता है। मैं देर ना करते हुए अगली यूनिट की तरफ चल रहा हूं, यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेस, प्रदूषण और उसके कारण। पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण के प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों यानी प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूशन के बीच में डिफरेंस को बताना है। दूसरा प्रश्न है वायु प्रदूषण इनके प्रमुख स्रोत और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का भी वर्णन करना है। तीसरा प्रश्न स्मॉग क्या है, व्हाट इज स्मॉग, औद्योगिक और वाहन जनित वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किन तकनीकों और नीतिगत उपायों को अपनाया जा सकता है। चौथा प्रश्न जल प्रदूषण के बिंदु स्रोत यानी पॉइंट सोर्स और गैर बिंदु स्रोतों की व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न जल प्रदूषण के कारण होने वाले यूट्रिफिकेशंस और बायोमैग्निफिकेशंस की प्रोसेस को समझाइए। छठा प्रश्न जल प्रदूषण का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। आधुनिक कृषि पद्धतियां, सातवां प्रश्न आधुनिक कृषि पद्धतियां उर्वरक और कीटनाशक पदार्थ की उर्वरकता और सूक्ष्म जीवों को कैसे इफेक्ट करती हैं। आठवां प्रश्न शहरीकरण और औद्योगिकरण ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण कैसे डेसिबल के रेफरेंस में ध्वनि की सुरक्षित सीमा को स्पष्ट करें। नौवां प्रश्न ध्वनि प्रदूषण के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव जैसे उच्च रक्तचाप, अनिद्रा और सुनने की शक्ति में कमी का वर्णन करें। 10वां प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट कचरा अन्य प्रकार के कचरे से किस प्रकार डिफरेंट है। 11वां प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक कचरा में पाए जाने वाले भारी धातुएं जैसे पारा, सीसा और कैडमियम, मरकरी, लेड एंड कैडमियम के इफेक्ट को समझाइए। 12वां प्रश्न ई कचरे का रिसाइक्लेशन सुरक्षित विधियों और एक्सीडेंट प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। 13वां प्रश्न रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्राकृतिक और मानव निर्मित जैसे यूरेनियम खनन और परमाणु परीक्षण कारणों का विवरण दे, ये आनुवांशिक उत्परिवर्तन के का कारण कैसे बन सकते हैं। 14वां प्रश्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कार्यप्रणाली और उनके सुरक्षा मानकों पर चर्चा करें। डिस्कस द ऑपरेशनल मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड देयर एसोसिएटेड सेफ्टी स्टैंडर्ड।
15 प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में जरूर आएगा। चेरनोबिल आपदा के कारणों और उससे सीखे गए सबक का विस्तार से विश्लेषण करें। 16 प्रश्न, परमाणु त्याग के विस्फोट से होने वाले ब्लैक रेन और न्यूक्लियर विंटर जैसी घटनाओं को पर्यावरणीय इफेक्ट के बारे में समझाइएगा। 17 प्रश्न, आखिरी प्रश्न है यूनिट नंबर 3 का, उसके बाद आएगी यूनिट नंबर 4, जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा ईंधन में पर्यावरण दृष्टि से कौन सा विकल्प अधिक टिकाऊ और तुलनात्मक अध्ययन करें। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है भोजन के घटक और शरीर में उनकी भूमिका, कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर रोल इन द बॉडी। चलते पहला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और इसका क्लासिफिकेशन आपको करना होगा। दूसरा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की केमिकल स्ट्रक्चर यानी ओपन चेन और रिंग चेन स्ट्रक्चर को बनाकर समझाना होगा। तीसरा प्रश्न, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझाना होगी, साथ में उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को भी बताना होगा। चौथा प्रश्न, स्टार्च और सेलुलोज के स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको बताने होंगे। पांचवा, मानव शरीर में स्टार्च का पाचन कैसे होता है जबकि सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, हमारी बॉडी नहीं कर पाती है, क्यों, उसके इस कारण को बताना होगा। अमीनो एसिड्स क्या है, व्हाट आर अमीनो एसिड्स, एक पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण की प्रक्रिया को केमिकली फॉर्म में आपको समझाना होगा। सातवां, प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताने होंगे। हमने ये सब एप्लीकेशन में जो चैप्टर है ना यूनिट में वहां पर दे रखे हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हो, ये प्रश्न भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न, परीक्षा में आएगा, याद कर लीजिएगा। आंसर हमने दे रखा है कहां पर, प्ले स्टोर में, स्पीड लर्निंग प्ले स्टोर में आप जाइएगा तो वहां पर एप्लीकेशन में आपको, अभी मैंने बताया था शुरुआत में, 51 रुपए में आपको नोट्स अवेलेबल है 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। खाना पकाने के दौरान अंडों का जमना या दूध का फटना, इस प्रक्रिया का अनुप्रयोग कैसे होता है समझाइए। ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की संरचना और कार्यों का वर्णन करें। सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच में डिफरेंस करें। हृदय स्वास्थ्य के लिए कौन सा वसा बेहतर माना जाता है और क्यों। 12वां प्रश्न, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में फॉस्फोलिपिड्स के बायलेयर संरचना और स्टेरॉइड हार्मोन के उत्पादन में कोलेस्ट्रॉल के महत्व पर चर्चा करें। 13वां प्रश्न, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिनों के बीच में डिफरेंस बताएं और उनके संचय उत्सर्जन की प्रोसेस को भी बताएं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी के रासायनिक कार्यों, उनकी कमी से होने वाले रोगों का विवरण दें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कोएंजाइम क्यों कहा जाता है। 15 प्रश्न, शरीर में कैल्शियम, आयरन, सोडियम और पोटेशियम की विशिष्ट भूमिकाओं का वर्णन करें। 16वां प्रश्न, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में सोडियम पोटेशियम पंप के महत्व को स्पष्ट करें। 17वां प्रश्न, खनिज जैव उपलब्धता से क्या तात्पर्य, अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे फाइटेट्स, ऑक्सोलाइट्स या विटामिनों की उपस्थिति का विश्लेषण करें। विद्यार्थियों, यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ पेपर एंड टेक्सटाइल फाइबर केमिस्ट्री, यानी कागज और वस्त्र का रसायन विज्ञान, रेशा रसायन शास्त्र। पहला प्रश्न यूनिट नंबर 5, आखिरी यूनिट है, क्या है, प्राकृतिक और सिंथेटिक और पुनर्जीवित रेशों के बीच में डिफरेंस आपको बताना होगा और प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी आपको देना होगा। अगला प्रश्न, कपास यानी सेलुलोज और रेशम यानी प्रोटीन की आणविक संरचना उनके गुणों को कैसे प्रभावित करती है। तीसरा प्रश्न, नायलॉन यानी पॉलीअमाइड्स और पॉलिएस्टर्स के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले संघनन बहुलक यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया का वर्णन करें। चौथा प्रश्न, एक्रेलिक फाइबर्स को कृत्रिम ऊन आर्टिफिशियल वूल क्यों कहा जाता है, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर और थर्मल प्रॉपर्टी को भी बताएं। पांचवा प्रश्न, टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग के विभिन्न चरण जैसे डाइजिंग, सोर्सिंग और मैरिजाइजिंग की रासायनिक महत्व पर क्या बताएं। रंजक डाई और पिगमेंट के बीच में डिफरेंस बताएं। रिएक्टिव डाई कपास के रेशे के साथ स्थायी बॉन्ड कैसे बनाती है। सातवां प्रश्न, प्रयोगशाला में जलने के परीक्षण यानी बर्निंग टेस्ट और विलेयता परीक्षण यानी सोलिड टेस्ट द्वारा अज्ञात रेशों की पहचान कैसे की जा सकती है। यांत्रिक और रासायनिक लुगदी निर्माण की प्रक्रियाओं की तुलना करें। कागज की गुणवत्ता पर लिग्निन की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। नौवां प्रश्न, क्राफ्ट प्रोसेस को सल्फाइड प्रक्रिया की तुलना में अधिक मजबूत कागज बनाने के लिए क्यों पसंद किया जाता है, इसमें प्रयुक्त होने वाले व्हाइट लिंकर की संरचना बताएं। 10वां प्रश्न, कागज उद्योग में लुगदी को सफेद करने के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न विरंजकों एजेंटों जैसे क्लोरीन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स और उनके पर्यावरणीय प्रभाव को भी बताएं।
11वां प्रश्न, कागज निर्माण में कैल्शियम कार्बोनेट, केओलिन, क्ले और सिंजिक एजेंट रोजिन की भूमिका क्या है? ये कागज की छपाई क्षमता और ओपासिटी को कैसे सुधारते हैं? तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ था। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिस समय मोटिवेशन मिलता रहे और हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ में नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।